हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कुछ ऐसे इतिहास के प्रश्न जिसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आपके आगामी 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम जो हमारा फरवरी में होने वाला है, इसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इन सभी प्रश्नों को मैंने पहले भी करवाया है, लेकिन जो उसमें से भी कुछ ज़्यादा भी आई हैं, मैं उन प्रश्नों को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूँ, ताकि आप एक बार वीडियो देखो और आपको आंसर पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपसे 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो हमारा पहले और दूसरे यानी जो हमारा पहला इतिहास का जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा जो हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद, उसी के कुछ क्वेश्चन को हम लिए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन ठीक ठाक लगेगा हम उसका डिस्कशन आपके साथ करेंगे। लेकिन अगर आपने इतिहास के अगर आपको और ज़्यादा जो मतलब सभी चैप्टर के प्रश्नों को अगर समझना है, तो मैंने उन सभी प्रश्नों को डील कर दिया है जो कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिसकी संभावना है। तो आप जाइए नॉलेजपुर के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर क्लास 10th हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाइए, वीडियो आपको सारा मिल जाएगा। इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा और लगभग सभी चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, सोशल साइंस का लगभग हमारा क्लियर हो गया, ज्योग्राफी का कुछ हमारा बचा हुआ था शायद। तो आप वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाए हैं और फिर से मैं करवा रहा हूँ, ताकि आप एक बार देखिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको रटना नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो वॉच करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन को। जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या है, खूनी रविवार क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है, और एक प्रश्न बनता है हमारा सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन समाजवाद एवं साम्यवाद से है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर अंत में जाके आपको लगेगा कि ये हमारे लिए फायदेमंद था, वर्थफुल था, तभी जाके आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप डिसलाइक करके ज़रूर जाइएगा, ताकि मुझे भी तो पता चले। और आप कमेंट करके भी हमें बताइएगा कि सर आपने ये वाला अच्छा से हमारा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो जर्मनी जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में भी पहले जितने भी कंट्री थे, कुछ कंट्रियों को छोड़कर सभी कंट्री दूसरे कंट्री के अंडर में थे, ठीक है। चलो उतना डिस्कशन नहीं करते हम लोग। तो सीधी सी बात है, जर्मनी की एकीकरण की बाधाएं निम्नलिखित थी। पहला क्या, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मतलब जैसे आज़ादी से पहले हमारा भारत कई प्रांतों में विभक्त था, उसी प्रकार से जर्मनी भी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था अलग अलग राज्यों में। इनके बाद जर्मनी में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषमताएं मौजूद थी। मतलब वहां पर धर्म अलग अलग तरीके से थे, राजनीतिक अलग अलग छोटे छोटे जो राज्य थे वहां पर अलग अलग शासक थे, जिसके कारण उनमें एकता नहीं बन पाती थी, जिसके कारण जर्मनी एक साथ मिलकर लड़ सके ऐसा संभव नहीं हो पा रहा था। इनके साथ ही तीसरा क्या बाधाएं थी, तीसरा सामाजिक का भी बाधा था। मतलब वहां पर निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग में पूरा का पूरा बटा हुआ था, जिसके कारण निम्न वर्ग का तो शोषण बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, मध्यम वर्ग का भी हो रहा था। तो इनके कारण भी ये एकजुटता नहीं थी, ये एक समस्या था। तीसरा समस्या क्या था जर्मनी में, तो जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना का भी अभाव था। राष्ट्रवाद, यह भी एक ऐसा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ये यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला प्रश्न यही है, राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भी देश में रह रहे लोगों में एकता की भावना जागृत करता है, हम उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद भौगोलिक क्षेत्र को लेकर भी हो सकता है, संस्कृति को भी लेकर हो सकता है। ये किसी भी कारणवश राष्ट्रवाद वहां के नागरिकों में, किसी भी देश के नागरिकों में जागृत हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, तो जर्मनी की एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी। पहला बाधा, जर्मनी 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जर्मनी सामाजिक दृष्टिकोण से उसके बाद
हमारा भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से यह वहाँ पर विषमताएं पाई जाती थी, विभिन्नताएं थी। तीसरा हमारा जर्मनी में जो सबसे बड़ी बाधा थी वह था राष्ट्रवाद का अभाव होना। इनके बाद और कारण भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि जर्मनी में जो था मूल रूप से वहाँ पर कोई एक ऐसा शासक नहीं था जो पूरे जर्मनी के 300 छोटे छोटे राज्यों को एकजुटता एक बंधन में बांध सके। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप इसको लिख लोगे। अगर आप लिख लोगे तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का विवरण दे। ये मैंने पहले की वीडियो में शुरुआत में जब मैं लेक्चर चैप्टर वाइज करवा रहा था तो वहाँ पे मैंने जुलाई 1830 और 1848 ईस्वी की क्रांति को दोनों एक ही साथ मैंने समझाया। बहुत ही डिटेल्स में वो वीडियो को मैंने बताया है, उसको 3000 से ज़्यादा बच्चों ने देखा है। अगर आप सर्च करोगे जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति नॉलेजपुर या अमन कुमार तो आपको वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, या नॉलेजपुर के क्लास 10th हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा अगर डेप्थ से समझना है तो। नहीं तो अभी आपको एग्ज़ाम को टारगेट करना है तो आप देखिए। तो जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति क्या था, तो 1830 ईस्वी के समय में वहाँ का शासक होता है कौन, जो चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। यह कभी भी यह नहीं चाह रहा था कि फ्रांस में किसी भी प्रकार का राष्ट्रवाद की भावना जगे, तो इन्होंने हमेशा संवैधानिक लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न किया कि किसी भी प्रकार से संविधान की मांग यहाँ की जनता ना करे। इसको और दबाने के लिए इन्होंने जो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था वह किसे नियुक्त किया, पॉलीग्नेक को नियुक्त किया, जो बहुत ही ज़्यादा कट्टरवादी था। और पॉलीग्नेक ने क्या किया, उन्होंने लुई 18वां के द्वारा जो लाया गया समान नागरिक संहिता था उन्होंने उसको समाप्त कर दिया और उसके जगह पर उन्होंने विभाजित वर्ग को यानी वहाँ के बड़े वर्गों को अपने साथ रखने का प्रयास किया, जिसके कारण वहाँ के नागरिकों में रह रहे नागरिकों में असंतोष की भावना पैदा हो गई और कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जगह जगह पे विरोध शुरू हो गए। इसी विरोध को दबाने के लिए चार्ल्स दशम ने क्या किया, 4 अध्यादेश पारित कर दिया कि कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ अब आवाज नहीं उठा सकता है। इसी के कारण ही पूरे फ्रांस में यानी 28 जुलाई को जो है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई बल्कि शुरू ही हो गया। इसी क्रांति को ही हम क्या कहते हैं, जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी को मैंने यहाँ पर बस लिखा हुआ है कि चार्ल्स दशम एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा जनवादी भावना को दबाने का प्रयास किया। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में गतिरोध उत्पन्न किया। चार्ल्स दशम ने प्रधानमंत्री के पद पर पॉलीग्नेक को नियुक्त किया। तो मैं वीडियो के अंत में साइड हो जाऊंगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो मैंने बोला आप वीडियो को पीछे करके भी सुनिए ध्यान से और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। आप 100% पेपर पर लिख कर आओगे आंसर अगर यह प्रश्न पूछा जाता है तो। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है आज का, खूनी रविवार क्या है। तो खूनी रविवार की घटना 9 जनवरी 1905 को होती है। कब, 9 जनवरी, यहाँ पर याद रखना है। अच्छा चलिए ठीक है, इसी में थोड़ा समझ लेंगे, कुछ और टॉपिक है हम। 9 जनवरी 1905 को क्या होता है, रविवार के दिन बीवी बच्चों के साथ मजदूरों का एक विशाल समूह कहाँ जा रहा था, तो जार निकोलस द्वितीय से मिलने, उनका जो महल था सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पर मिलने वो लोग उनसे जा रहे थे। और राजा जो थे यानी जार जो थे, जार यह चाहते थे कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजे, इसलिए सभी नागरिक जो भी बाल मतलब छोटे बड़े महिलाओं पुरुष और बच्चों का जो समूह था वो पूरा का पूरा समूह, पूरा का पूरा जत्था यह नारा लगाते हुए जा रहा था कि छोटे मालिक हमें, छोटे भगवान हमें रोटी दो, छोटे मालिक हमें रोटी दो। इस प्रकार का वो नारा लगाते हुए जा रहे थे सेंट पीटर्सबर्ग स्थित जार निकोलस द्वितीय के महल की तरफ। लेकिन वहीं पर जार की सेनाओं ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए। और इसी को हम लोग 9 जनवरी का जो वो दिन था वो रविवार का दिन था, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। कोई दिक्कत? खूनी रविवार की घटना क्या है, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को कहाँ पर रविवार के दिन बीवी बच्चों के साथ
एक समूह जिसमें किसान, बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी थे, वो राजा से मिलने जा रहे थे, जार से मिलने जा रहे थे, जो उसका महल सेंट पीटर्सबर्ग अस्तित्व में था, सेंट पीटर्सबर्ग के पास, सेंट पीटर्सबर्ग में था। वहीं पर जार की सेनाओं ने, तो राजा यह चाहते थे कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजे, तो इसलिए लोग यह नारा, यानी वह समूह नारा लगाते हुए जा रहे थे कि छोटे भगवान हमें रोटी दो, छोटे भगवान हमें रोटी दो। लेकिन इसके उल्टे जार की सेनाओं ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों घायल भी हो गए। तो 9 जनवरी का दिन रविवार का दिन पड़ता था, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, खूनी रविवार कहते हैं। यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न बनता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा क्या आपसे कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो याद रखना है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव का बहुत ही ज्यादा वीवीआई प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस का सम्राट होता है। और रूस और जापान के बीच में जो लड़ाइयाँ लड़ी गई थी वो भी याद रखना है, 1904 से 5 के बीच में लड़ी गई थी। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति, तो अक्टूबर क्रांति को 2 नामों से हम लोग जानते हैं। नवंबर 1917 की क्रांति भी कहते हैं, इसी को बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, और इसी को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, आपको 3 प्रश्न बन रहा है, अक्टूबर क्रांति, उनके साथ ही बोल्शेविक क्रांति, और इनके साथ ही मैंने क्या बोला, नवंबर 1917 की क्रांति, यह भी बन जाता है। तो याद रखिएगा तीनों, अगर ये 2 नंबर में पूछा जाएगा तो आप इतना लिख के आ जाओगे, बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अक्टूबर क्रांति क्या है, तो लेनिन जो था, लेनिन ने बल प्रयोग कर यह उन्होंने सोचा कि हम जो केरेंस्की की सरकार है, जो एक निरंकुशवादी है, हम इसकी सरकार को हटा देंगे। इसको हटाने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने 7 नवंबर का डेट फिक्स किया था, तो कि 7 नवंबर को हम लोग केरेंस्की की सरकार को गिरा देंगे या उखाड़ फेंकेंगे। इस चीज़ में, यानी इस आंदोलन में वहाँ की सरकार, मतलब वहाँ की सेनाओं ने और वहाँ के आम नागरिकों ने भी लेनिन का सहयोग किया। सेना और आम नागरिकों के सहयोग के दम पर लेनिन ने क्या किया, मतलब जो भी बोल्शेविक था, इन लोगों ने क्या किया, मूल रूप से 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रात के 2 बजे इन बोल्शेविकों ने पेट्रोगढ़ का जो रेलवे स्टेशन था, जो डाकघर था, जो जितना भी सरकारी था, बैंक हो गया, टेलीफोन केंद्र हो गया, कचहरी हो गया, आदि सरकारी भवनों पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। किसने, बोल्शेविकों ने। किसके नेतृत्व में, तो याद रखना है लेनिन के नेतृत्व में। ठीक है, और पुराने रूसी कैलेंडर में जो है 7 नवंबर का दिन 25 अक्टूबर पड़ता है, इसीलिए हम इसे अक्टूबर की महान क्रांति भी कहते हैं या अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। और यही प्रश्न बनता है, बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं, तो बोल्शेविक क्रांति का भी उत्तर यही हो जाएगा कि लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सेना और आम नागरिकों के सहयोग के दम पर केरेंस्की की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इन लोगों ने एक मीटिंग अरेंज की, और फिर इनके बाद सभी के सहयोग से सभी सरकारी स्थलों पर, जैसे बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, जो भी सरकारी स्थल था, कचहरी, सभी पर इन्होंने कब्जा कर लिया। इसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति, नवंबर 1917 की क्रांति और अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। लेकिन जब आपसे अक्टूबर क्रांति पूछा जाएगा तो वहां पर आप यह जरूर लिखिएगा कि 7 नवंबर 1917 का जो यह डेट है, यह पुराने कैलेंडर में 25 अक्टूबर को पड़ता था, इसीलिए इसे हम अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा, वो भी अच्छे से। हमारा अब आज का अंतिम प्रश्न है, तो नीचे थोड़ा सा जगह कम पड़ जाता है, जगह कम पड़ गया इसीलिए मैंने लिखा नहीं, लेकिन प्रश्न है हमारा, सर्वहारा वर्ग किसे है, ठीक, किसे कहते हैं सर्वहारा वर्ग। तो सर्वहारा वर्ग हम वैसे वर्ग को कहते हैं जिसमें समाज के सभी आम नागरिक, मजदूर, किसान, वकील, शिक्षक, जो भी आम लोग हैं वो सभी शामिल हो, हम ऐसे वर्ग को ही समाज का सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम नागरिक शामिल हो, हम वैसे वर्ग को ही समाज का सर्वहारा वर्ग कहते हैं। मैं वीडियो के साइड में आ जाता हूं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमने जो बोला, जो समझाने का प्रयास किया, अभी ठंड का समय भी है
तो आप घर पे बैठकर वीडियो को रिवाइज कीजिए। मैंने लगभग सोशल साइंस का क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पहले करवा दिया है, लेकिन अब जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपके लिए उस मोस्ट इम्पोर्टेंट में से भी कुछ क्वेश्चन छांट के निकालूंगा और वीडियो आपको दूंगा। आप वीडियो को देखिए। अब आप बताइए, अगर किसी प्रश्न में भी आपको कन्फ्यूजन रह गया है तो मैं उसको फिर से बता दूंगा, आप नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये पांचों प्रश्न सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आप ऐसे भी समझ गए हो कि सर आज तो हम अपने दोस्त को भी समझा देंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा हमें। तो इस वीडियो के लिंक को, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो के लिंक को अच्छा लगा है तो मात्र आप अपने 20 दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक पर भी। और वह फेसबुक पे जब शेयर कीजिएगा तो वहाँ पर आप टैग कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप पे कम से कम 20 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपके साथ। लेकिन अगर आप अभी हमारे पहले की वीडियो को नहीं देखे हैं, चैनल पे जाइए, वीडियो को देखिए, 100% आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।